Hello and welcome you all. Today we will discuss about the important essay, and in the series of the important essay today we will discuss about the global warming. So let's start it. So today we will discuss about the global warming. It is the one of the biggest issue of the modern world और आज की जो एक मॉडर्न वर्ल्ड है इसके अंदर का जो इस वक्त का सबसे बड़ा थ्रेट बन चुका है, सबसे बड़ा जो डेंजर है वो ग्लोबल वार्मिंग है और आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन को डेवलप करेंगे। आउटलाइन जो है उसके अंदर एक तो पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन का होगा और एक पॉइंट हमारा कंक्लूजन का होगा और इन बिटवीन जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं। इसमें अ ग्रेट थ्रेट टू आवर फ्यूचर, अनडाउटेडली इस वक्त फ्यूचर में सबसे ज़्यादा जो है हमें जो थ्रेट है वो ग्लोबल वार्मिंग है। टेम्परेचर्स डिफरेंट हो रहे हैं रीजन टू रीजन। जो क्लाइमेट है, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनकी तादाद में कमी आती जा रही है। जो गैसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उसकी वजह से जो है वो हमारा तकरीबन टेम्परेचर या हमारी ओजोन लेयर तबाह हो रही है। तो इन तमाम बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। चेंज इन वेदर पैटर्न, extreme heat and drought, seasonal temperature variation and the wind patterns, sea level rises, cheap and renewable resources as a solution। तो solutions के मुतालिक भी हम लोग बात करेंगे। जियो इंजीनियरिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी कि अब एक चीज़ ख़राब हो चुकी है तो उसको सही करने के solutions को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड ट्री प्लांट्स, और आखिर में कंक्लूजन के मुतालिक हम लोग बात करेंगे। सो ये ऐसे इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट 2 और 3 ईयर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशंस हो रहे हैं। पहले हमारे यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता था, लेकिन अब टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा हद तक वो राइज़ आ चुका है। तो ये जितना भी एक हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू बन रहा है वो हमें इस बात पे लेकर आता है कि जो आपका जो फाइनल पेपर होता है, जो आपका एकेडमिक एसेस हैं, उन तमाम में वो यही बातें लाजमी आपसे पूछता है। और वो अमूमन वो ऐसे कौन सा लेकर आता है, वो ऐसे वो लेकर आता है जो करंटली इस वक्त माशरे में डिस्कस हो रहा होता है, जो करंटली सोसाइटी में डिस्कस हो रहा होता है। तो अगर ये हमें एक थ्रेट का सामना करना पड़ा है, टेम्परेचर राइज और फॉल का करना पड़ रहा है, ड्रॉट्स का हमें फेस करना पड़ रहा है, और वेदर कंडीशंस में वेरिएशंस अगर हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हमें पेपर में भी ये दे सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेस। तो आपने इसे सही तरीके से याद करना है। सबसे पहले तो हम इसको जेम्स हैंसन की एक कोटेशन से स्टार्ट करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज़ंट अ प्रिडिक्शन, इट्स हैपनिंग। ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ऐसा होगा, ये हो चुका है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो हमारे इधर जो टेम्परेचर है उसमें कितनी ज़्यादा तब्दीली आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट इट। थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री द ह्यूमैनिटी इज़ ravaged by many plagues and epidemics. Sometimes it hits a particular area or regions and perish many innocent life। अगर perish लफ्ज़ याद नहीं होता तो killed लिख दीजिएगा। कि इंसानियत की शुरुआत से ही हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, वबाएँ आती रही हैं, और वो या तो कभी एक स्पेसिफिक रीजन में या कभी एक बहुत बड़े एरिया में फैल के लोगों की हलाकत का बायस बनती हैं। बट दीज डिजीज़ एंड प्लेग्स वर ऑन द अर्थ एंड नेवर हार्म द इन्वायरमेंट। लेकिन कभी भी इन्होंने जो फ़िज़ा है या इन्वायरमेंट है उसको हार्म नहीं किया था। टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स नहीं आए थे, बहुत ज़्यादा इतने बड़े लेवल पर। किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे होता था कि वहाँ पे कहत साली आ गई, वहाँ पे ड्रॉट्स आ गए, वहाँ पे वेदर टेम्परेचर शायद चेंज होगा, लेकिन पूरी दुनिया में वो टेम्परेचर चेंज होना ये पहली मरतबा हो रहा है। तो ये हमने एक जनरल ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में दे दिया। इन मॉडर्न टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग इज़ बिकमिंग अ थ्रेट टू आवर फ्यूचर। इट कैन बी डिफाइंड एट, अब सबसे पहले तो इसको डिफाइन करने हैं, अ ग्रेजुअल इंक्रीज in overall temperature of the Earth's atmosphere, generally attributed to the greenhouse effects caused by the increased level of carbon dioxide, CFC and other pollutants। तो ये जो तीन है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको भी आपने मार्कर से अपने पास लिखना है। तो ये कहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, CFC और अदर पोल्यूटेंट्स की वजह से जो माहौल तबाह हो रहा है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का एक नाम देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग isn't a prediction, it is happening now। It is a current increase in temperature of the Earth's atmosphere, water and the surface. Human activities produce greenhouse gases that accumulate in the atmosphere and cause the problems our planet faces today। Global warming can do more than just melt polar ice and change weather patterns throughout the world। और ये नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग सिंपली जो है ना वो वेदर पैटर्न्स को चेंज कर रही है या पोलर आइस को चेंज कर रही है, बल्कि ये इससे ज़्यादा डिज़ास्टर्स है, इससे ज़्यादा वो ख़तरनाक हो चुकी है। और ये कैसे ख़तरनाक है इसको अब हम अपने ऐसे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इट इज़ इन ह्यूमन नेचर टू डिस्ट्रॉय द नेचुरल इन्वायरमेंट फॉर हिज इनर प्लेजर एंड अ पर्सनल इंटरेस्ट। We should be aware of this misfortune that is and will happen to our environment. It can change our maps, displace people from the tropical island,
एंड सिटीज़ एंड कॉज फेमन। और ये थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री देख लें कि ह्यूमन जो है वो रिचीज़ कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को एक आइडियल इन्वायरमेंट देने के लिए वो अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है, वो ख़राब भी कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो पूरे का पूरा जो एक इलाका है वो ख़राब हो जाता था। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो कलेक्टिवली जो है वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि वो CFC इमिट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक जो है वो ग्लोबल इश्यूज़ बन चुके हैं। कैसे, अब इसको हम ऐसे में डिस्कस करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ एक्सट्रीम वेदर। और ये एक्सट्रीम वेदर तो विजिबल है ना, ये हम लोगों को पता भी है, ये इसको हम जो है वो महसूस भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिन इलाकों का टेम्परेचर पहले थोड़ा सा ठंडा था, वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गया है। एवरेज टेम्परेचर राइज जो है वो 4 to 5 सेंटीग्रेड हर जगह पे बढ़ चुका है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये ह्यूमंस की जो है ये अपनी एक जो है वो विल है, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। द वेदर पैटर्न्स आर रैपिडली चेंजिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द इंक्रीज रेनफॉल इन सर्टन रीजन अफेक्ट द बैलेंस द एनिमल्स एंड प्लांट नीड टू सर्वाइव। अब देखें, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पहले इतनी रेनफॉल नहीं होते, जैसे कि मिडल ईस्ट। अब मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होते, वहाँ पे फ्लड्स का भी हम लोग न्यूज़ देखते हैं कि फ्लड भी आ रहे हैं, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और ये वो इलाके थे जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती थी। और ये जो इलाका है, जैसे कि ये सब कॉन्टिनेंट का, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे मानसून का जो सीज़न है ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमस है। आपके जितनी भी पोइट्री है, सॉन्ग्स हैं, लिटरेचर है, उसमें भी इसकी सिग्निफिकेंस है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो सीज़न भी काफ़ी ड्राई जाना शुरू हो गया है, यानी कि जो सीज़न पहले आते थे उनमें भी पैटर्न में चेंज आ रही है, और बारिशों का जो एक निज़ाम है, जो तसलसल है, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है। क्लाइमेट चेंजेस काज हेल्थ प्रॉब्लम्स, एनिमल माइग्रेशन एंड द लैक ऑफ द फूड रिसोर्सेज। ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरे के पूरे पैराग्राफ लिखे जा सके। एक हेल्थ प्रॉब्लम है, जब आप बहुत ज़्यादा एक पोल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में रहेंगे तो आपको सांस से रिलेटेड रेस्पिरेटरी जितनी भी इलनेसेस हैं वो हो सकती हैं। एनिमल माइग्रेशन, जब आप बहुत ज़्यादा एक कंक्रीट के जंगल बना देंगे, घर बना देंगे किसी इलाके में, जंगल को काट के आप जो है उसकी लकड़ियों से जो है फर्नीचर बनाना शुरू कर देंगे, आप जंगल को काट के वहाँ पे इंसान बसना शुरू हो जाएंगे, तो एनिमल माइग्रेशन हो जाएगी, द लैक ऑफ द फूड रिसोर्सेज। और जब इनबैलेंस आएगा बहुत ज़्यादा, तो फूड रिसोर्सेज में भी लैक होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। एक्सट्रीम हीट एंड ड्रॉथ इन डाइवर्स रीजन ऑफ ओवर प्लैनेट्स हैव बिकम अ डिजास्टर्स टू द ह्यूमन हेल्थ। अब लाजमी बात है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होगी, ड्रॉट्स होंगे, तो वो ह्यूमन तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये इसी वजह से ये जो रीजन है सब कॉन्टिनेंट का, ये क्यों फ्लरिश हुआ है? क्योंकि यहाँ पे पानी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे आइडियल इन्वायरमेंट है रहने के लिए। और इसकी वजह ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या हिली एरियाज़ हैं, या ऐसे लोग जो इलाकों में रहते हैं जहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे उनके लिए लिविंग रिसोर्सेज बहुत कम होते थे। इसलिए लोग माइग्रेट होकर, ये सब कॉन्टिनेंट के जितना भी एरिया है ये बहुत अच्छा है एक आइडियल इन्वायरमेंट के लिए। तो वो कहते हैं कि जब आइडियल इन्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हीट पड़ना शुरू हो जाएगी, ड्रॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ह्यूमैनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हैवी पार्टिसिपेशन हैज़ लेड टू अ ग्रेटर प्रेवलेंस ऑफ द फ्लड। ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट्स मोर नेचुरल डिजास्टर। एक्सट्रीम वेदर इवेंट विल कंटिन्यू टू ऑकर विद a great intensity. So we will experience significant changes in a seasonal temperature variation, the wind patterns and the annual participation. अगर आप कोई भी पुराना एक जरीदा उठा के देख लें, कोई भी रसाला उठा के देख लें, आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर जितने भी पैटर्न है, इवन के ना सिर्फ वेदर बल्कि क्लाइमेट भी तब्दील होना शुरू हो गया है। एक पर्टिकुलर एरिया का जो एक क्लाइमेट था जो पिछले 60-70 साल से उसके मतलब हम लोग बात करते थे, ये काफ़ी ठंडे इलाके हैं, ये काफ़ी गर्म इलाके हैं, उनके क्लाइमेट्स भी डिफरेंट होना शुरू हो गए। The effect of the global warming on plants and animals are expected to be widespread and profound. However, a lot of animals go extinct as they are not able to compete with the न्यू regime. और वो कहते हैं ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से मुराद ये है कि जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को करने की सलाहियत रखता होगा, वही सर्वाइव करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब एनिमल्स के लिए उनका हैबिटेट ही ख़त्म कर दिया, जंगलात ही ख़त्म कर दिए, चीज़ें ही ख़त्म कर दी, तो वो कहाँ पर सर्वाइव करेंगे? जैसे आपने देखा होगा आपके बचपन में बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लॉक्स आते थे बर्ड्स के। आप मगरिब के टाइम या शाम के टाइम जब आप आसमान की तरफ देखते थे तो बहुत ज़्यादा परिंदे आपको घरों की तरफ जाते हुए नज़र आते थे। लेकिन अब वो बहुत कम हो गए। क्यों? क्योंकि तमाम दरख्त ख़त्म हो गए हैं, तमाम उनका हैबिटेट ख़त्म हो गया, एक्सेसिव हंटिंग होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कोई जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो या तो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म हो रही हैं।
Global warming can cause the disappearance of up to one third of the Earth's animal and one half of the plants by 2080। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दुनिया की तकरीबन आधी से ज़्यादा स्पीशीज़ का खात्मा हो जाएगा 2080 तक, अगर इसी पैटर्न से ग्लोबल वार्मिंग और ये हंटिंग चलती रही। The effect of the climate change due to the global warming can be devastating to the human society. People can face crop failure, livestock shortage that will cause civic unrest, food riots, famines and the political instability in the whole world। और जब आप तमाम हिस्सा के परिंदे, आपको पता है ये फूड चेन में ये एनिमल्स और बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जब ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए जो क्रॉप्स हैं उनके लिए भी वो फेलियर का एक शिकार होगे, लाइफ स्टॉक की शॉर्टेज हो जाएगी। जब जानवर ही ख़त्म हो जाएंगे तो आप कहाँ से डेयरी प्रोडक्ट्स को परचेज़ करेंगे। तो ये जो बातें हैं ये हमारे लिए एक थोड़ा सा अलार्मिंग होनी चाहिए कि जब आप अपनी ज़ात के लिए ये तमाम की तमाम ये जो ग्लोबल वार्मिंग है किसी एनिमल किसी भी चीज़ की वजह से नहीं है, किसी भी दरख्त की वजह से नहीं है, बल्कि ये इंसानों की वजह से है। क्योंकि इंसान जो है वो अपने लिए अपनी लाइफ को मोर प्लेयरेबल बनाना चाहता है, वो दुनिया में ही अपने लिए हेवन क्रिएट करना चाहता है, लेकिन हेवन क्रिएट करते करते वो दूसरों के लिए हेल करता जा रहा है, वो दूसरों के लिए ज़िंदगी को जहन्नम बनाते जा रहे हैं। जो अमीर लोग हैं वो गरीबों के लिए, और जो लोग हैं जितना भी बाकी इन्वायरमेंट को देखते हैं वो तमाम अपने इर्द गिर्द के जितने भी चरिंद परिंद हैं उनके लिए वो ज़िंदगी को ख़राब करते जा रहे हैं, क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट ख़त्म हो रहे हैं, उनके लिए वाटर रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए जो है वो फूड स्टोरेजेस नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन्स टू आवर फ्यूचर हेल्थ कंडीशन, और ये इसकी वजह से हेल्थ की इतनी सवेर हो चुकी है कि अगर आप इसके मतलब किसी भी अखबार में पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 1/8 किसी भी इलाके में 8 में से 1 जो डेथ है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है। उसकी वजह से ये पोल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है और पोल्यूशन की वजह से हो रही है, और हम में से किसी भी इंसान को इसके मतलब कोई नॉलेज नहीं है। Humanity will experience an increase in the tick-borne and mosquito-borne diseases. What is more, people have become more vulnerable to the extreme weather and the climate changes that lead to the serious mental health issues. और ना सिर्फ ये फिजिकली बल्कि साइकोलॉजिकली भी इंसानों को डैमेज कर रहे हैं। The sea level rise accelerate 0.12 inches per year in average worldwide. द ट्रेंड विल कंटिन्यू इफ़ द गैस इमिशन रिमेंड अनचेक्ड। और ये जो सी लेवल है वो भी 0.12 इंचज़ जो है वो बढ़ रहा है, और ये इसलिए भी अलार्मिंग है कि फिर अगर इसी तरीके से ये बढ़ता रहेगा, गैस एमिशंस को हम लोग ख़त्म नहीं करेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा कि जितनी भी हमारी कोस्टल सिटीज़ हैं जैसे कि कराची है, बम्बई है, न्यूयॉर्क वगैरह हैं, जितने भी कोस्टल पे जितने भी हमारे सिटीज़ होंगी वो सारे के सारे समुंदर के अंदर डूब जाएंगे। और उन सिटीज़ की हर एक की एवरेज जो है वो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के तक आबादी भी है, तो वो लोग डिस्प्लेस हो जाएंगे। वो लोगों के वाटर रिसोर्सेज फूड रिसोर्सेज को हमें दोबारा से मेंटेन करना पड़ेगा। उनकी जो ज़िंदगी में ये तमाम चीज़ें, उनके घर तबाह हो जाएंगे, उन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये एक मैग्नानिमस टास्क है। तो अगर हमने अपने आप को इन चीज़ों से नहीं रोका तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। पीपल आर टू ब्लेम फॉर द रैपिडली मेल्टिंग आइस, warming oceans and rising sea levels. Coral reefs are in the danger as the ocean warms. Melting glaciers endanger human life in the coastal areas. It can cause landsliding and other land collapse. और इसी वजह से जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो लैंड कोलैप्स भी कर सकते हैं। An increase in our average temperature is the major problem caused by the global warming. Sea ice is projected to shrink in both Antarctic and Arctic oceans. और वो इस तरीके से वो यहाँ पे कह रहा है, कहते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सी आइस जो है या जितने भी नॉर्दर्न और साउथ रीजन्स हैं वहाँ की जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी दुनिया का पूरा टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा। फ्यूचर ट्रॉपिकल साइक्लोन विल बी मोर इंटेंस, हैवी पार्टिसिपेशन इवेंट, heat waves and hot extreme will become more frequent. The air pollution caused by the overabundance of the carbon dioxide, vehicle emission and the power plant influences the human respiratory system। और अगर आप देखेंगे कि टॉप 10 polluted cities में तो आपको उन टॉप 10 में एटलीस्ट 5 जो है वो सब कॉन्टिनेंट से ही वो polluted cities मिलेंगी। तो आपको ये अलार्मिंग बात है कि इतनी ज़्यादा पोल्यूटेंट, जब इतने ज़्यादा पोल्यूशन आपकी फ़िज़ा में होगी तो ये आपकी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज भी कर सकते हैं।
A lot of the people all over the world suffer from the respiratory diseases. The surface of our planet can warm by 6 degrees this century. और वो कहते हैं कि 6 डिग्री इस सेंचुरी में जो है वो तकरीबन बड़ा है. आगे हम एक कोटेशन को ऐड कर लेते हैं. ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन्स ओवर हेल्थ, ओवर इकोनॉमी, ओवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओवर चिल्ड्रंस फ्यूचर. इट इज़ क्लियर वी मस्ट एक्ट. और वो कहते हैं कि एलियट स्पिट्जर की ये हमारे पास एक कोटेशन है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका तो ये हमारे ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमी और हेल्थ को इंडेंजर करेगी, बल्कि हमारे बच्चों के फ्यूचर को भी, जिन्होंने आगे ज़िंदगी को चलाना है. तो अब हम आ जाते हैं, हमने डिज़ास्टर्स की बात तो की है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी, इसके सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं. तो हम यहाँ पे सोल्यूशंस टू द ग्लोबल वार्मिंग, ये मैंने आपके लिए इसलिए लिखा है, ऐसे के अंदर कोई हेडिंग नहीं होती, ये मैंने बस आपको बताने के लिए लिखा है कि यहाँ से हम लोग सोल्यूशंस को स्टार्ट कर रहे हैं. ये हेडिंग्स आपने देनी नहीं है. Many scientific methods of controlling and lowering the Earth's temperature are being researched. These can be labeled as a geoengineering. Geoengineering is a method by which scientists can change the levels of the greenhouse gases directly or indirectly. To reduce global warming, we can do to reduce the contribution of the greenhouse gases to the atmosphere. Therefore, the solution that we can reduce global warming are reducing gasoline, electricity, and other activities that cause global warming. To reduce gasoline means we have to choose a hybrid car and that reduces यूजिंग गैसोलीन. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमारी पोल्यूशन का सबब सबसे बड़ी जो है वो व्हीकल्स बन रही हैं. तो हमने ये किया कि हमने हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनको लेकर आने की कोशिश करें, ताकि जो गैस इमिशन है जिसकी वजह से ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है, टेम्परेचर में वेरिएशंस आ रहे हैं, इन गैसेस का अखराज कम किया जा सके. तो सबसे पहले तो हमने जियो इंजीनियरिंग में इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं कि हमें कोई ऐसा मेथड मिल जाए जिसके थ्रू हम लोग ये गैस एमिशन को रोक सकें. अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग, और सेकंड हम लोग देखते हैं, अनदर वे ऑफ रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग इज़ रिसाइकलिंग. रिसाइकिल कैन रिड्यूस गार्बेज बाय रीयूजिंग प्लास्टिक बैग, बॉटल्स, पेपर एंड ग्लास. और आपको पता है कि ये जो जितने भी हमारे पास जो प्लास्टिक से रिलेटेड जितने भी बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, पेपर्स हैं, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा एक नुकसान का सबब बन रहे हैं, बल्कि इनको डिकम्पोज होते हुए शायद 5 से 6 लाख साल लग जाते हैं. यानी एक बहुत बड़ा एक अरसा है, ये डिकम्पोज भी नहीं होते. तो इस वजह से हमारी एक तो दुनिया में गंदगी बढ़ती जा रही है, दूसरा ज़्यादातर कचरा जो है वो दरियाओं में और समुद्रों में फेंका जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेंजर हो रही है, क्योंकि वो जब इस चीज़ को फूड के तौर पे खाने की कोशिश करते हैं तो वो उनके जो है वो गले में फंस जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है या उनके हैबिटेट्स को डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा है. If all this is being reused, a human can reduce deforestation and help save environment. Besides turn off electricity, if unused, it can save thousands of the carbon dioxide and buy a product that is energy saving because it is cost and save द इन्वायरमेंट. तो यहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें गैस एमिशंस कम हो. अब आ जाते हैं एल गोर की कोटेशन पे, वी आर रनिंग आउट ऑफ द टाइम, वी मस्ट हैव अ प्लानिटरी सोल्यूशन टू द प्लानिटरी क्राइसिस. और यहाँ पे एल गोर ये कहते हैं कि हमें दुनिया के लिए दुनिया के ही तरह का कोई सोल्यूशन देना चाहिए, कोई हाइपोथेटिकल या बुकिश किस्म के सोल्यूशंस नहीं देने चाहिए कि पूरी दुनिया को कार्स का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए जो फ्यूल एमिशन करती हैं. तो ये एक थ्योरेटिकली बात तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस पूरी दुनिया का निज़ाम इस पर चल रहा है. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें एक माइंड में एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की अप्रोच रखनी चाहिए कि 10 ईयर 15 ईयर्स तक हम इसको कम्प्लीटली बंद कर देंगे. मीन वाले हम हाइब्रिड पे चले जाएंगे और उसके बाद थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक हो जाएंगे. तो प्लानिटरी क्राइसिस का जो है वो प्लानिटरी ही सोल्यूशंस होने चाहिए, ऐसे सोल्यूशन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हों. और लास्ट में हम लोग बात करेंगे, फाइनली द ह्यूमन शुड स्टॉप ओपन बर्निंग सच एज अ बर्निंग ड्राई लीव्स एंड अ बर्निंग गार्बेजेस. और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है, क्योंकि जब फसलों को जलाया जाता है और सर्दियों में जब आप देखते हैं कि उसकी वजह से फोग के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्मोक हो जाती है, और ये बर्निंग द गार्बेज और ड्राई लीव्स की वजह से ही होता है. इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड टॉक्सिक इफ द बर्निंग गार्बेज विद द प्लास्टिक. बिसाइड्स द गवर्नमेंट शुड रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन. और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, दरख्तों के कटाव को रोकना चाहिए. या हुकूमती सतह पे या प्राइवेटली जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या इलाके हैं उनको चाहिए कि म्यूनसिपल सतह पे, डिवीजन सतह पे या और कंट्री की सतह पे डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए.
इसका सबसे बड़ा सबब ये है कि हम दरख्तों का कटाव करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए या इसके अलावा वो लकड़ी हासिल करने के लिए, जैसे डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं। अब बात ये है कि इंसानों को डिफॉरेस्टेशन रोकने के लिए क्या प्रोसेस किया है। एक तो ये है कि दरख्त बिल्कुल ना काटे जाएँ। जब आप दरख्त नहीं काटेंगे तो ये होगा कि आपका कोई फर्नीचर भी नहीं बन पाएगा। अब ये एक थ्योरेटिकली तो बात एक्सेप्टेबल है कि बिल्कुल दरख्त नहीं काटने चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक बात कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली इसका ये है कि हमें इतने ज़्यादा तादाद में दरख्त लगाने चाहिए कि अगर हमें दरख्त कुछ काटने भी पड़ें जो हम अपनी ह्यूमन लाइफ के लिए एसेंशियल हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल जहाँ पे वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, अगर वो ज़रूरी भी हैं तो हमें इतने ज़्यादा डैमेज का शिकार ना होना पड़े कि हमारे इन्वायरमेंट ही तब्दील हो जाए। तो हमें एक एवरेज इंसान को जो है, वैसे तो कहते हैं कि एक इंसान को 2 दरख्त लाज़मी लगाने चाहिए, लेकिन किसी जगह मैंने पढ़ा था कि एक इंसान तकरीबन 1500 से 2000 दरख्त मिलकर एक अडल्ट इंसान के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी कि तकरीबन 2000 दरख्त हों तो एक अडल्ट इंसान के लिए एक प्रॉपर ऑक्सीजन बनती है। और जो पाकिस्तान के मुतालिक मैंने ये पढ़ा है कि यहाँ पे पर डे 13,000 बर्थ्स हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक इंसान को तकरीबन 2000 दरख्त जो हैं वो मिलके एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो 13,000 मल्टीप्लाई बाय 2000 अगर आप करेंगे तो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे कि आपको पर डे कितने दरख्त लगाने चाहिए। तो ये एक स्टैटिस्टिक्स हैं, ये आपको बता देंगे कि एक अगर हमने इसी रफ्तार से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती रही और तो हम लोगों को किस तरीके से इसके साथ कॉप करना पड़ेगा। बिकॉज अर्थ टेम्परेचर आर इंक्रीजिंग, ट्री विल हेल्प टू इम्प्रूव द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। इन कंक्लूजन we can say that by taking solid steps and making our planet earth greener we shall be able to reduce global warming। यहाँ पे इसको एंड करेंगे और साथ में हम लोग रिचर्ड बार्बी बेकर का एक कोटेशन लिखेंगे। प्लांटिंग एंड ग्रोइंग इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ द ट्रीज इज़ अ साइंटिफिक सोल्यूशन टू द अर्थ इन्वायरमेंट डायलेमा। और अगर आप इस तरीके से सैपलिंग्स लगाते हैं, दरख्तों को नरिश करते हैं, तो आप इस तरीके से एक नेचुरल वे में दुनिया का जो एक इन्वायरमेंट है जो डिज़ास्टर की तरफ जा रहा है, हमारे जो नदी नाले हैं वो सूखते जा रहे हैं, हमारे जो हवा है वो पोल्यूटेंट से भरती जा रही है, हमारी जो ज़मीन है वो गार्बेज से और इन तमाम चीज़ों से भरती जा रही है। अगर इन तमाम चीज़ों को रोकना है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। गवर्नमेंट खुद से कभी कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए आपको खुद से एफ़र्ट भी करना पड़ती है। दोनों के मिलने से ही एक अच्छा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपकी इंडिविजुअल एफ़र्ट और गवर्नमेंट की एफ़र्ट। तो यहाँ पे हम इसे एंड करेंगे और ये हमने इसमें तमाम बातें की हैं, स्पोर्टिंग डिटेल्स में हमने स्टैटिस्टिक्स भी डिस्कस किए, लॉजिकल बातें भी की हैं। और ये हमारे पास 850 वर्ड्स का ये ऐसे है, ये आप ऐसे अपने इंटरमीडिएट, अपने बैचलर और एमए लेवल पे भी आप इसको लिख सकते हैं। आई होप ये वाला ऐसे आपके लिए काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट होगी, आपको नॉलेज भी मिला होगा और ये ऐसे समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। और ये आप कंप्लीट ऐसे अपनी नोट कॉपी पे लिखिएगा और ये इंशाल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो।